हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम डेप्रिसिएशन, नफ़िया एंड निट के बारे में पूरे विस्तार से दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इन्हीं 3 वेरिएबल्स पे यानी कि डेप्रिसिएशन, नफ़िया एंड निट पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उठाते हैं डेप्रिसिएशन को। बच्चों, डेप्रिसिएशन क्या है? आप सभी अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं एंड डेप्रिसिएशन के बारे में आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से जानकारी है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हेन फिक्स्ड एसेट्स रिमेन इन यूज। यानी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब फिक्स एसेट का हम यूज कर रहे होते हैं तो ऐसे में कुछ वजह से जो फिक्स एसेट होता है तो उसका मार्केट वैल्यू नीचे आता है, गिरता है या कि कम होता है, तो इसी अमाउंट को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसी का नाम है डेप्रिसिएशन। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि ये डेप्रिसिएशन क्यों होता है? ठीक, इसके पीछे क्या रीजन्स हैं? व्हाट आर द मेन रीजन्स बिहाइंड डेप्रिसिएशन? तो अगर हम रीजन्स की बात करें, अगर हम इसके मेन कॉजेज की बात करें तो इसके मेनली 3 कॉजेज हैं। देयर आर 3 कॉजेज बिहाइंड डेप्रिसिएशन। नंबर 1 इज जनरल wear and tear. जनरल wear and tear, नंबर 1। ओके, नंबर 1 जनरल wear and tear, यानी कि जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में, अपने कॉमन स्पीकिंग में जिसको आप टूट फूट कहते हो। टूट फूट, जैसे कोई मशीन चल रही है, मान के चलिए कि आप खेत में पानी लगा रहे हैं, इंजन चल रहा है, पता चला फीता टूट गया, पता चला उसका नोजल एलिमेंट जो है गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो जनरल वियर एंड टीयर होता है तो यह बनता है डेप्रिसिएशन का रीजन। ठीक है, इसका जो सेकंड रीजन है वह है एक्सीडेंटल डैमेजेज। ठीक है, अब जैसे फिक्स एसेट जो है, फिक्स एसेट का हम यूज कर रहे हैं एंड सडनली एक्सीडेंट हो गया, सडनली कोई ऐसी बात हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से इसका मार्केट वैल्यू कम हो गया, तो यह भी सेकंड रीजन के रूप में डेप्रिसिएशन का एक मेन रीजन बनता है, एक्सीडेंटल डैमेजेज। ठीक है, उसके बाद जो नंबर 3 है वह है आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक, ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस बच्चों क्या है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है? तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इट हैपन्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी व्हेन मार्केट डिमांड ऑफ फिक्स एसेट कम्स डाउन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग आती है, ध्यान से सुनिएगा, जब टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह नई टेक्नोलॉजी ले लेती है, एंड जब नई टेक्नोलॉजी लेती है तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वह भी कम होता है, जो उसकी क्वालिटी है तो वह भी अच्छी होती है, एंड सस्ते कीमतों पे, सस्ते दामों पे पहले से बेहतर एसेट हमें मिलने लगता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि ऐसी स्थिति में जो पुरानी टेक्नोलॉजी के जो गुड्स होते हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी के जो एसेट्स होते हैं, उसका मार्केट कीमत गिर जाता है। ठीक है, तो यह भी डेप्रिसिएशन का एक रीजन बनता है, यानी नई टेक्नोलॉजी का आना। जैसे आपने देखा कि पहले जो था वह कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन था। ठीक, घरेलू एग्जाम्पल है बच्चों, इसके लिए बुक से एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, घरेलू एग्जाम्पल लीजिए,
और बढ़िया से इसको समझिए। आप इसको बोर्ड में भी लिख सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि कभी एक समय था कि जब कीपैड वाला मोबाइल जो है आ रहा था, नोकिया था, सैमसंग था, ना जाने बहुत सारे मोबाइल थे, ठीक है। एंड उसकी कीमत आपने देखी होगी कि काफ़ी कीमत थी, ठीक। अच्छा, जब नई टेक्नोलॉजी आई, यानी कि जो टच स्क्रीन वाला मोबाइल जब आ गया, कलर्ड मोबाइल जब आ गया, वो उसमें भी टच स्क्रीन वाला, तो लगभग उतनी ही, उसी के लमसम जो कीमत जो पहले कीपैड वाले की थी, तो उसी के लमसम में जो है आपको टच फ़ोन मिलने लगा, आपको एंड्रॉयड फ़ोन मिलने लगा, ठीक है। एंड ऐसी स्थिति में जो कीपैड का जो कीपैड मोबाइल का जो मार्केट था वह बिल्कुल ही डाउन हो गया, ठीक है। तो पुरानी टेक्नोलॉजी के थ्रू जितने भी मतलब मोबाइल उस समय प्रोड्यूस्ड हो चुके थे, तो उनकी कीमत गिर गई। उन्हें जो कंपनी मालिक थे, तो उन्हें काफ़ी कम कीमतों पे वो मोबाइल बेचनी पड़ी, और आप आज भी वो सस्ते दामों पे हम आपको मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो 3 रीज़न मैंने आपको काउंट करवाए, एक जनरल वियर एंड टियर, उसके बाद एक्सीडेंटल डैमेजेज, एंड उसके बाद एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, जिसमें नई टेक्नोलॉजी का आना एंड पुरानी टेक्नोलॉजी का आउटडेटेड हो जाना, ठीक है। तो इन 3 वजह से जो डेप्रिसिएशन है वह क्रिएट होता है, ठीक है ना। अच्छा, डेप्रिसिएशन का रोल कहाँ कहाँ है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद सवाल ये उठता है कि आप डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक। डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं। एंड ये जो तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये दोनों तरीके लगभग CBSE में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो न्यूमेरिकल आप करोगे, तो वहाँ पर कभी कभी जो है मतलब ये दोनों तरीके, कभी कभी एक तरीके, यानी इस तरह का जो है मतलब कॉन्सेप्ट वहाँ दिया जाता है, एंड आपको वहाँ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का जो फर्स्ट वे है, सिंपल सा वे, वो है डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ग्रॉस कॉन्सेप्ट माइनस नेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन हो जाता है, यानी अमाउंट ऑफ ग्रॉस माइनस अमाउंट ऑफ नेट इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इसका दूसरा जो तरीका है, जो बहुत कम बच्चों को मालूम है, आप सीख लीजिए इसको, वो है आपका फॉर्मूला है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट होल अपॉन लाइफ स्पेन और एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट्स, ठीक है। मान के चलिए कि अब हम आपको बताते हैं, मान के चलिए कि मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, यानी कोई मशीन है जिसकी कीमत है 10,000, जिसकी कीमत है 10,000, ठीक है। मार्केट वैल्यू है जिसका 10,000, एंड जब आप परचेज करते हैं तो वह आपको गारंटी देता है अथवा वारंटी देता है, ठीक है। गारंटी देगा अथवा वारंटी देगा, जिसको हम लाइफ स्पेन कहते हैं या एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट्स कहते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि उस मशीन का जो लाइफ है, एक्सपेक्टेड लाइफ है, वह 10 ईयर्स है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वह 10 ईयर्स है। इन दिनों एग्ज़ाम में यही सब पूछा जाता है, तो ध्यान रखने की बात है ये, ठीक है। तो मान के चलिए कि उस मशीन का जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वह 10 ईयर्स है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि 10,000 होल अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट, यानी कि 10 ईयर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा
डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपका निकल के कितना आ जाएगा 1000, ठीक है, 1000 निकल के आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आप डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो इसका जो दूसरा जो पार्ट आता है बच्चों, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में काम आएगा, वह है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड इसका क्या यूज है, इसका यूज मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फिलहाल ये कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो नफिया है क्या है एंड इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस उसे आपको इसमें सीखना है, मैं इसमें सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब आप कहेंगे कि ये फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड क्या है, ठीक है, और ये फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड क्या है। तो आइए हम इस पर भी विस्तार से बात कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, तो हम आप में से बहुत से बच्चे इंटर करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद कहाँ के इरादे बन जाते हैं कनाडा के, न्यूजीलैंड के, यूएसए के, इंग्लैंड के, ठीक है। मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है हाउ टू अर्न मनी, ठीक। अच्छा, यानी कि अर्निंग पर्पस से हम आप किधर को माइग्रेट करते हो, अब्रॉड की ओर माइग्रेट करते हो, ठीक। अच्छा, वहाँ जा कर के जो अपना जो कुछ भी वर्क होता है वह हम आप उसे पूरा करते हो एंड उसके बदले में वहाँ की जो गवर्नमेंट है वह हम आपको पे करती है, ठीक है। तो वहाँ का गवर्नमेंट यानी कि अब्रॉड का गवर्नमेंट हमारे डोमेस्टिक कंट्री वाले को जो पे करेगी, ठीक है, उसी का नाम है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। सही है बच्चों। अच्छा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम आप जाते हो अब्रॉड, उसी प्रकार से अब्रॉड वाले भी तो हमारे इंडिया आते हैं, यस और नो, ऑब्वियसली यस, ठीक है। तो उसी प्रकार से वो लोग भी हमारे इंडिया में आते हैं, कोई इंजीनियर के रूप में, कोई डॉक्टर के रूप में, ठीक है, कोई ऑपरेटर के रूप में, इस तरह से आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे इंडिया में आकर के वो यहाँ पर अपना ड्यूटी परफॉर्म करते हैं एंड हमारा जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट है वह उसे उसके बदले में पे करती है, ठीक है। तो जो वो लोग हमारे कंट्री में आकर के अपना ड्यूटी परफॉर्म करते हैं एंड उसके बदले में जो उन्हें दिया जाता है, ठीक है, जो उन्हें पे किया जाता है, उसको कहते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड यानी जितना हमें मिला उसमें से जब आप फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड यानी कि जितना हमने उसको पे किया, जितना हमें मिला माइनस जितना हमने उसको पे किया, ठीक है। तो ये रिजल्ट देता है किसके लिए, नफिया के लिए। यानी कि जब आप फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड को लेस कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बच जाता है, ठीक है। एंड इसका कहाँ यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, इसके लिए मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड जो पॉइंट आता है, जो थर्ड वेरिएबल आता है, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो हेल्पफुल होता है, वह है नेट, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका जो फॉर्मूला है वह है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज।
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट टैक्स हम आप पे क्यों लगाती है। सबसे पहले यहाँ पर बात समझिए, गवर्नमेंट हम आप पे टैक्स इस वजह से लगाती है जिससे कि जो यहाँ के नीडी पर्सन्स हैं, जो यहाँ के नीडी पर्सन्स हैं, जो यहाँ के ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनका जो एनुअल इनकम है वह एवरेज से काफ़ी कम है, ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा कम है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक। तो उन्हें मदद करने के लिए गवर्नमेंट हम आप पे जो टैक्स के रेंज में आते हैं उस पे टैक्स लगाती है, ठीक। अच्छा, इस ये टैक्स यह दो तरह की होती है, यह एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इसका विस्तार से जब हम गवर्नमेंट बजट पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे। फिलहाल इनडायरेक्ट टैक्स आप समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट टैक्स क्यों लगाया जाता है। आपको पता है कि हमारा जो कंट्री है वह एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पर चाहे धनी वर्ग रह रहे हों, चाहे गरीब लोग रह रहे हों, तो गरीब लोगों के लिए भी ये कोशिश की जाती है कि धनी वर्गों को जो सुविधाएं मिल रही हैं तो उसके समकक्ष यानी कि उसके इक्विवेलेंट में गरीब लोगों को भी सुविधाएं मिले, यानी गरीब के बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, गरीबों को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, गरीबों को भी अच्छे पीने के पानी मिले, गरीबों को भी रहने के लिए अच्छे रेजिडेंस मिले, ठीक है, गरीबों के लिए भी पक्की सड़कें हों वगैरह वगैरह, यानी कि तमाम सुविधाएं, यानी दोज फैसिलिटीज which are available for the richer section, the same facilities must be provided also for the needy section, and therefore the government imposes both direct tax as well as indirect tax। जहाँ तक indirect tax की बात है तो indirect tax जो indirect tax है यह गुड्स पे लगाई जाती है, ठीक है, गुड्स पे लगाई जाती है। अच्छा, जो गुड्स पे जो टैक्स लगती है आजकल इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जीएसटी आ गया है, ठीक है। तो जो जीएसटी के रूप में, जो टोल टैक्स के रूप में, ये सब जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हम आप देते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट के खाते में जाती है, ये सही है। अच्छा, अब गवर्नमेंट इस टैक्स से क्या करती है? गवर्नमेंट इस टैक्स का यूज दो तरह से करती है। अभी वैसे तो करती तो कई तरह से है, लेकिन आपको केवल अभी इतना समझना है, गवर्नमेंट इसका यूज दो तरह से करती है। इसका जो कुछ हिस्सा है वह नीडी सेक्शन के लोगों पे खर्च कर दिया जाता है, ठीक है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च कर दिया जाता है। एंड जो बाकी बच जाता है, टैक्स का हिस्सा जो बाकी बच जाता है, ठीक है, तो उस हिस्से को गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में हम आपको फिर से वापस करती है। कैसे, मैं बताता हूँ। मान के चलिए कि आप प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, मान के चलिए कि आप प्रोड्यूसर हैं, आपको प्रोडक्शन के लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, यानी कि मशीनरी चाहिए, यानी कि रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज कि अगर ये मशीनरीज या ये रॉ मटेरियल अगर महंगी है, ठीक, तो अगर हम इस महंगे रॉ मटेरियल या महंगे मशीनरीज का यूज करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से गुड्स एंड सर्विसेज की जो मार्केट प्राइस है वह भी बढ़ेगी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो होंगी वह ऊंचे कीमतों पे मार्केट में अवेलेबल होंगी, एंड इसको खरीदना ख़ास तौर से गरीबों के लिए तो संभव नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी
गुड्स एंड सर्विसेज जो अवेलेबल कराए जाते हैं, मीन्स व्हाट एवर गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंजम्पशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ पीपल, रिचर सेक्शन एज वेल एज पुअर सेक्शन। तो ये जो गुड्स हैं ये दोनों के बजट में आ जाए, खास तौर से गरीबों के बजट में आ जाए, इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। सब्सिडीज प्रोवाइड करने से क्या होता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वह कम हो जाता है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है तो जो फिनिश्ड गुड्स है वह सस्ते कीमतों पे अवेलेबल होता है, जिसको गरीब लोग भी खरीद लेते हैं। इससे जो गरीबों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वह कम से कम मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, तो इस वजह से गरीबों के वेलफेयर के लिए, बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करती है एंड उसका कुछ हिस्सा जो है सब्सिडीज के रूप में वापस करती है। ठीक है, प्रोड्यूसर को वापस करती है, हैं। तो इसी का नाम है नेट, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो टैक्स प्रोड्यूसर या कॉरपोरेट सेक्टर जो गवर्नमेंट को देता है एंड बदले में जो सब्सिडी जो दी जाती है कॉरपोरेट सेक्टर या प्रोडक्शन यूनिट को जो दी जाती है, तो आईटी में से जब सब्सिडीज को आप लेस कर देते हैं तो ये बनता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एंड इसका भी क्या रोल है ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड डेप्रिसिएशन के बारे में, उसके बाद नफिया के बारे में, उसके बाद निट के बारे में आप लोगों ने पूरी जानकारी हासिल कर ली होगी। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसे फिर से एलाबोरेटेड फॉर्म में आपके सामने हम फिर से मतलब रिप्रेजेंट करेंगे उसको। ठीक है, टिल द टाइम टेक केयर, थैंक यू।